हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है उन पर चर्चा कर रहे थे और ये उस सीरीज का तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग आज हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे। और देखिए, आज आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, रूमानीवाद। प्रश्न आता है कि रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? रूमानीवाद क्या है या रूमानीवाद से आप क्या समझते हैं? प्रश्न है कि रूमानीवाद, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिए हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, इतना ही समझ जाइएगा कि रूमानीवाद क्या है, क्या होता है रूमानीवाद। तो देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार जब हो रहा था तब वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो जनता थी, वो राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के कई माध्यम अपना रहे थे, कई तरीके अपना रहे थे और राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया कि राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए कला, साहित्य, नाटक, गीत, संगीत का माध्यम चुना और उसके द्वारा राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया। उनके द्वारा ऐसा करना, राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए कला, साहित्य, गीत, संगीत, नाटक का उपयोग करना ही रूमानीवाद कहलाता है। तो देखिए, एक बार इसको लिखते कैसे हैं, समझिएगा। लिखना होगा कि राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए, राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए कला, साहित्य, नाटक, संगीत आदि माध्यम का प्रयोग करना रूमानीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? रूमानीवाद कहलाता है। देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है। राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए कला, साहित्य, नाटक, संगीत आदि माध्यम का प्रयोग करना रूमानीवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? रूमानीवाद कहलाता है। लोग क्या कर रहे थे वहाँ पर वे लोग कला के माध्यम से आर्ट दिखाते थे। साहित्य समझते हैं आप लोग, जो किताब पुस्तकें जो होती है उसके माध्यम से। नाटक समझते हैं आप लोग, नाटक का मंचन करते थे लोग, है ना। संगीत समझते हैं। इनके माध्यम से क्या कर रहे थे? राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार यदि इन माध्यमों से होता है, कला, साहित्य, नाटक, संगीत आदि माध्यम से होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रूमानीवाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रूमानीवाद कहते हैं। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए क्या है। एक क्वेश्चन है, निरुद्योगीकरण है कि निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? देखिएगा, प्रश्न क्या है कि निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? क्या होता है निरुद्योगीकरण? तो समझने का प्रयास कीजिएगा कि
जब औद्योगिकरण का विकास हुआ, जब नए नए उद्योग धंधे लगने शुरू हो गए, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हो गई, तो औद्योगिकरण का हम लोग कह सकते हैं समयकाल शुरू हो गया। और जब औद्योगिकरण बढ़ा तो उसका एक परिणाम ये निकल के आया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के कुटीर उद्योग थे उनका ह्रास होने लगा, वे पतन की ओर जाने लगे, मतलब वो नष्ट होने लगे। बोले ऐसे क्यों, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित हुई, कई बड़े बड़े फैक्ट्री लगे, उद्योग धंधे लगे, तो उनसे जो वस्तुएं बन के आती थी, जो उत्पाद बन के आता था, वो कुटीर उद्योगों में बनने वाले छोटे प्रकार के जो ग्रामीण क्षेत्र में जो उद्योग धंधे थे उनमें बनने वाले उत्पादों से कहीं ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के होते थे। यही कारण था कि औद्योगिकरण के सामने कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। क्या हो गया था? कुटीर उद्योगों का पतन हो गया। कुटीर उद्योगों का जो पतन हुआ औद्योगिकीकरण के बढ़ने के कारण, उसे ही निरुद्योगीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निरुद्योगीकरण। अब इसे देख लीजिए, इसे कैसे लिख लेंगे फिर और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखिएगा, इसे लिखेंगे कैसे कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप, औद्योगिकरण के फलस्वरूप, औद्योगिकरण के फलस्वरूप कुटीर उद्योगों का, किसका? कुटीर उद्योगों का, कुटीर उद्योगों का, कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, पतन हुआ। इसे ही निरुद्योगीकरण कहते हैं, निरुद्योगीकरण कहते हैं, निरुद्योगीकरण कहते हैं, निरुद्योगीकरण कहते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि निरुद्योगीकरण क्या होता है? तो औद्योगिकरण के फलस्वरूप कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, उसे ही निरुद्योगीकरण कहते हैं। तो ये था निरुद्योगीकरण। औद्योगिकरण का जब विकास हुआ, कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां स्थापित हुई, तो छोटे छोटे जो फैक्ट्रियां थी, उद्योग धंधे थे ग्रामीण क्षेत्र के, वो नष्ट होने शुरू हो गए, उसे ही निरुद्योगीकरण कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो आज का तीसरा क्वेश्चन होगा, और वो है, देख लीजिए क्या कौन सा क्वेश्चन है। वो है माइली हत्याकांड। प्रश्न आता है कि माइली हत्याकांड से आप क्या समझते हैं? माइली हत्याकांड क्या बोला जा रहा है? माइली हत्याकांड। माइली हत्याकांड की जो घटना हुई थी, क्यों हुई थी, कहाँ हुई थी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इस तरह का प्रश्न आता है। तो देखिएगा, हिंद चीन का क्षेत्र जो है, जिसके अंतर्गत वर्तमान के लाओस, कंबोडिया और वियतनाम के क्षेत्र आते थे, तो वियतनाम उस समय दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में साम्यवादियों का सरकार था, साम्यवादी दल का सरकार था, और दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित पूंजीवादियों का सरकार था। अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी का विस्तार हो और उत्तरी वियतनाम जो है वो भी पूंजीवादी व्यवस्था को अपना ले, जबकि साम्यवादी दल चाहते थे कि पूरे वियतनाम में साम्यवाद का प्रचार प्रसार हो। अब हुआ ये कि दक्षिणी वियतनाम, जहां पे अमेरिका समर्थित सरकार थी, वहां की जनता चाहती थी कि उसका एकीकरण हो जाए और वे लोग उत्तरी वियतनाम के साथ मिल जाएं। लेकिन हुआ क्या कि दक्षिणी वियतनाम की जनता सिर्फ चाहती थी, वहां का जो शासक था वो शासक नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो जो शासक था, न्यो दिन दियम उसका नाम था,
नियो दिन दियम वो अमेरिका के समर्थन में बना था, तो उसके ऊपर अमेरिका का सरकार थी, जिसके कारण वो शासक नहीं चाहता था कि दक्षिणी वियतनाम की जो जनता है, दक्षिणी वियतनाम की जो जनता है वो उत्तरी वियतनाम के लोगों के साथ मिल जाए। अब हुआ क्या कि दक्षिणी वियतनाम की जनता ने क्या किया कि अपने शासक के विरोध में आंदोलन खड़ा कर दिया, संघर्ष शुरू कर दिए। और उसी समय अमेरिकी सैनिक वहाँ पे आते हैं दक्षिणी वियतनाम में उस आंदोलन को दबाने के लिए, उस संघर्ष को ख़त्म करने के लिए। और दक्षिणी वियतनाम के अंतर्गत एक गांव था जिसका नाम था माइली। क्या नाम था? माइली। और अमेरिकी सैनिक आते हैं और दक्षिणी वियतनाम के उस गांव में जाकर के, माइली गांव में जाकर के जितने भी वहाँ पे लोग हैं सभी की हत्या कर देते हैं, महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार करते हैं और उस गांव में आग लगा देते हैं। उस गांव में क्या करते हैं? आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद उस लाशों के बीच से, लाशों के ढेर से एक बूढ़ा व्यक्ति निकलता है और वही जो है इस घटना को पूरे विश्व स्तर पर उजागर करता है। इसे ही, इस घटना को ही माइली हत्याकांड के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसको लिखते हैं कि माइली हत्याकांड था क्या। देखिए कैसे इसको लिखते हैं कि अमेरिकी सैनिकों के द्वारा, अमेरिकी सैनिकों के द्वारा, अमेरिकी सैनिकों के द्वारा दक्षिणी वियतनाम के गांव माइली में आग लगा दी जाती है, तथा सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मौत के घाट उतार दिया जाता है। तथा वहाँ की महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। सामूहिक बलात्कार किया जाता है। इस गांव में हुए इस हिंसा से एक बूढ़ा व्यक्ति बच जाता है। जो विश्व स्तर पर इस घटना को उजागर करता है। इसे ही माइली हत्याकांड के नाम से जानते हैं। माइली हत्याकांड कहते हैं। देख लीजिए, कहानी समझ में आ जाएगी। क्या बोला जा रहा है
कि दक्षिणी वियतनाम के अंतर्गत एक गांव था और उस गांव का नाम था माइली। अमेरिकी सैनिकों के द्वारा दक्षिणी वियतनाम के गांव माइली में आग लगा दी जाती है तथा सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है तथा वहां की जो महिलाएं थी उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। इस गांव में हुए इस हिंसा से एक बुढ़ा व्यक्ति बच जाता है। जो इतना लोगों को मारा गया, सभी की हत्याएं की गई, उन्हीं में से एक बुढ़ा व्यक्ति बच जाता है जो विश्व स्तर पर इस घटना को उजागर करता है। इसे ही माइली हत्याकांड के नाम से जानते हैं, माइली हत्याकांड कहते हैं। तो ये था माइली हत्याकांड। ये हिंद चीन का जो चैप्टर है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद, तीसरा चैप्टर, उसमें का ये उसी लेसन से ये क्वेश्चन पूछता है और काफ़ी बार पूछा है ये माइली हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। तो ये था माइली हत्याकांड के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या था। चौथा क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? भारत क्यों आया था? देखिएगा कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था, कौन था? तो देखिए इसके पीछे की क्या स्टोरी है। ब्रिटिश सरकार, जब भारत गुलाम था उस समय की बात है, ब्रिटिश सरकार 1919 में घोषणा करती है कि आने वाले अगले 10 साल के अंतर्गत एक आयोग बनाया जाएगा, एक कमेटी बनाई जाएगी और उसके माध्यम से क्या किया जाएगा, भारत के लोगों के लिए संवैधानिक सुधार किए जाएंगे, कुछ न कुछ संवैधानिक सुधार होगा। लेकिन 1919 में जो घोषणा हुआ था कि 10 साल के अंतर्गत ऐसा होगा, लेकिन 10 साल अगर जोड़िएगा 1919 में तो उसके बाद 1929 होता है। लेकिन समय से पहले ही, यानी कि जो 10 साल का घोषणा किया गया था वो समय से पहले ही 1927 में ही एक कमीशन का गठन किया जाता है और उस कमीशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे सर साइमन। तो इन्हीं के नाम पर उस कमीशन का नाम दे दिया गया साइमन कमीशन और इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को और यह भारत आया 3 फरवरी 1928 को। इस कमीशन में टोटल 7 सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे और सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे। उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। यही कारण था कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का खूब विरोध किया, तीव्र विरोध किया। जहां जहां ये गया वहां वहां इसका विरोध किया गया। ये आया था किस लिए, भारत क्यों आया था? यह आया था संवैधानिक सुधार करने के लिए। लेकिन इस समय एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका क्या किया गया, विरोध किया गया। क्यों? क्योंकि भारतीयों का मानना था, भारतीयों का कहना था कि हमारी जो समस्या है, हमारी जो परेशानी है, हम जिस कठिनाई से गुजर रहे हैं या हमें जो चाहिए, हमारी समस्याओं का जो समाधान होना चाहिए, वो तुम लोग कैसे समझ सकते हो? तुम लोग तो विदेशी लोग हो। हमारे लोग को अगर शामिल करते अपने कमीशन में तो कुछ बात हो सकती थी। तो यही कारण था कि साइमन कमीशन का भारत में क्या किया गया, विरोध किया गया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। और भारत में साइमन कमीशन जब आया था तो साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, है ना। तो अब इसको देख लेते हैं कि इसको लिखना कैसे है। कहानी तो आप लोगों को समझ में आ गई कुछ, है ना। अब देख लेते हैं कि लिखेंगे कैसे। लिखना है कि साइमन कमीशन भारत संवैधानिक सुधार के लिए आया था। किसके लिए आया था? संवैधानिक सुधार के लिए आया था। संवैधानिक सुधार के लिए आया था।
संवैधानिक सुधार के लिए आया था। लेकिन 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 इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण इसका तीव्र विरोध किया गया। तीव्र विरोध किया गया। क्या लिखा गया है देख लीजिएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, क्यों आया था। तो लिखना होगा कि साइमन कमीशन भारत संवैधानिक सुधार के लिए आया था, लेकिन इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण इसका तीव्र विरोध किया गया और यह भारत में असफल हो गया था। जिस उद्देश्य से आया था यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ था। दो चीज़ जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है वो आप याद रखिएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से कि 3 फरवरी जो भारत इसका आगमन हुआ था। आप इसका पहले गठन लिख लीजिएगा कि इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को और भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को देख लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को। तो आप आंसर लिख लीजिएगा कि साइमन कमीशन भारत संवैधानिक सुधार के लिए आया था, लेकिन इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण इसका तीव्र विरोध किया गया था। ठीक है, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है 1 2 3 4 4 क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा कर लिए। अब आगे नेक्स्ट करते हैं, तो एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलिए देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। जो 5 नंबर क्वेश्चन है वो है रॉलेट एक्ट। प्रश्न आता है कि रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं। ये रॉलेट एक्ट जो कानून था ये क्या था, क्या जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए इसके बारे में समझ लीजिए कि भारत में जब क्रांतिकारी गतिविधि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने उस क्रांति गतिविधि को रोकने के लिए कुछ कानून बनाए और कानून के तहत ऐसा किया गया कि वो जो क्रांतिकारी लोग जो ज़्यादा से ज़्यादा घटना को अंजाम दे रहे हैं उनको रोकने का प्रयास किया गया। और जो कानून बना उसी कानून को हम लोग बोलते हैं रॉलेट एक्ट। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह कानून बना था, इसलिए उन्हीं के नाम पर रॉलेट एक्ट इस कानून का नाम रखा गया है। इसके अंतर्गत यह व्यवस्था किया गया था कि किसी भी व्यक्ति को, जो भारतीय व्यक्ति है, उसे संदेह के आधार पर पकड़ा जा सकता है, उसे अरेस्ट किया जाता था। संदेह अगर हुआ ब्रिटिश सरकार को कि वो व्यक्ति जो है कुछ गलत करने वाला है, कुछ गलत कदम उठाने वाला है सरकार के विरोध में, तो संदेह के आधार पर ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो अब इसको देख लीजिए, इसको लिखेंगे कैसे। तो इसको लिखेंगे कि भारत में बढ़ते क्रांतिकारी गतिविधि को कम करने के लिए, बढ़ते क्रांतिकारी गतिविधि को कम करने के लिए
ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून बनाया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया, जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया, जिसे क्या कहा गया? रॉलेट एक्ट कहा गया। इसके तहत भारतीयों को संदेह के आधार पर, किसके आधार पर? संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। देख लीजिए क्या लिखा गया है, यहाँ पे देख लीजिए कि भारत में बढ़ते क्रांतिकारी गतिविधि को कम करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून बनाया जिसे रॉलेट एक्ट कहा गया। इसके तहत भारतीयों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। इसके बारे में और ये बातें हैं कि इस कानून को, रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है और इस रॉलेट एक्ट को बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून भी कहा गया है। यह जो रॉलेट एक्ट था यह 21 मार्च 1919 को लागू हुआ था। तो आप डेट भी लिख सकते हैं, लेकिन ये इतना डेट आपसे पूछता नहीं है। अगर पूछेगा भी तो सिर्फ मार्च 1919 ही काफ़ी है, लेकिन डिटेल में अगर जानना चाहें तो ठीक है 21 मार्च 1919। और यदि आप एक चीज़ बात याद रखिए कि यदि आप डिटेल लिख रहे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रहे हैं और उसमें यदि एक फैक्ट छूट भी जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि सब्जेक्टिव में यदि अगर फैक्ट छूट जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जो ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आता है वो तो पूरा फैक्ट बेस पर ही होता है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो छठा क्वेश्चन है, अब उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं और देख लीजिए छठा क्वेश्चन क्या है। छठा क्वेश्चन है हिंद चीन। एक प्रश्न आता है, हिंद चीन का क्या अर्थ है? हिंद चीन का क्या अर्थ है? तो देख लीजिए, पहले इसके बारे में और समझ लीजिए कि हिंद चीन का क्या अर्थ है। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित वर्तमान के जो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम जो देश हैं, उन्हें ही सम्मिलित रूप से हिंद चीन के नाम से जाना जाता था। उनका क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था, है ना। तो देख लीजिए, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, आराम से इसको देख लेते हैं, लिख लेते हैं क्या कि दक्षिण पूर्व, क्या लिख लेंगे? दक्षिण पूर्व लिख लेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित वर्तमान के लाओस, कंबोडिया तथा वियतनाम को सम्मिलित
रूप से हिंद चीन कहा जाता था। इसका क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में था। देख लीजिए क्या लिखा गया है। हिंद चीन का क्या अर्थ है? तो दक्षिण पूर्व एशिया, विश्व मानचित्र पर आप लोग देखेंगे तो दक्षिण पूर्व एशिया जो है वहाँ पे वर्तमान के जो लाओस हैं, कंबोडिया, वियतनाम है, इन्हें ही सम्मिलित रूप से हिंद चीन कहा जाता था। इसका क्षेत्रफल लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में था। अगर और इसको डिटेलिंग देखिएगा तो 2.80 लाख आता है, लेकिन आप लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर बोल सकते हैं। तो ये आज के क्वेश्चन थे जिस पे हम लोग आज चर्चा किए। आज 6 क्वेश्चन पर चर्चा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और यदि क्वेश्चन समझ में आता है, अच्छा लगता है वीडियो, तो अपनी राय जरूर दें कमेंट करके, और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।